हेलो बच्चा पार्टी। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स लेक्चर नंबर 7, सॉरी 8, लेक्चर नंबर 8। तो अभी तक हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे थे। आज मेरा लेक्चर नंबर 8 है। मेनली आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, आज हम लोग पढ़ने वाले प्रोटीन की संरचना के बारे में। ठीक है, इसको दो भाग में लेंगे, एक लेक्चर नंबर 8 आज का और लेक्चर नंबर 9 कल का। ठीक है, तो आप लोग 7 के 7 लेक्चर देख चुके होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें और लाइक ठोके, सब्सक्राइब करें, सबको शेयर करें। ये यूट्यूब पर पहली बार हम कराने जा रहे हैं, या यूट्यूब पर पहली बार एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है। ठीक है, तो ये स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, ग्लाइसिन के बारे में हम लोग कल पढ़े थे कि ग्लाइसिन जो होता है, अन्य सभी प्रकृति एमिनो अम्ल ध्रुवन घूर्णक होते हैं। ठीक है, ये ही एक ऐसा होता है, इसको छोड़ करके, ग्लाइसिन को छोड़ करके बताए थे ना कि वो एक आयरल होता है। तो ग्लाइसिन को छोड़ करके सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी कि ध्रुवन घूर्णक होते हैं। तो ये चीज़ नोट करना, बोले थे ग्लाइसिन नाम याद भी रखिएगा आप लोग, ग्लाइसिन नाम याद भी रखिएगा थोड़ा सा, कि ये एक आयरल होता है। समझ में आ गया। अब आइए यहाँ पर कि अल्फा कार्बन परमाणु असीमित होता है। कौन सा कार्बन परमाणु होता है? अल्फा। अल्फा हम बता दिए थे आप लोगों को। आइए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि COOH को यहाँ पर प्रायोरिटी दिया जाता है, प्रधान COH होता है, तो इसके बगल वाला को अल्फा कहते हैं। तो ये वाला हमेशा क्या होता है, ग्लाइसिन को छोड़ करके ये असीमित कार्बन होता है। ठीक है, तो ग्लाइसिन को छोड़ करके बच्चा ध्यान रखना है, कौन सा छोड़ करके? ग्लाइसिन को छोड़ करके। उसके बाद ये डी तथा एल दोनों रूप में पाए जाते हैं, डी और एल दोनों रूप में पाए जाते हैं। अधिकांश प्राकृतिक अमीनो अम्ल का विन्यास एल होता है, ध्यान रखना। अधिकांश क्या होता है? एल होता है। एल एमिनो को NH2 समूह के बाईं ओर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये मिरर में देखते हैं, उसी से होता है डी और एल। समझ में आया? तो अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, मेन यहाँ पर नोटेड पॉइंट है कि ग्लाइसिन को छोड़ करके सभी में अल्फा कार्बन जो होता है वो क्या होता है? असीमित कार्बन होता है। नोटेड दिस पॉइंट को। कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन जो होता है वो क्या होता है? स्टार से दिखाते हैं एक आइडल को। ठीक है, असीमित कार्बन होता है। चलिए, हम यहाँ पर ये भी टेबल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज जो मेरा मेन चीज़ है वो है प्रोटीन की संरचना। उसमें जो हम लोग पढ़ने वाले बच्चा वो है पेप्टाइड बंध। क्या है? पेप्टाइड बंध। तो पेप्टाइड बंध के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं प्रोटीन। किसके? अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ध्यान रखो, किसके बहुलक होते हैं? अल्फा एमिनो अम्ल के। इसमें मेन रूप से पेप्टाइड बंध या पेप्टाइड आबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्या होता है? NH2 और रासायनिक रूप से किसके किसके बीच में बनता है? NH2 और COOH के बीच में बनता है। किसके किसके बीच? COOH समूह और NH2 समूह के बीच। क्या करते हैं? COOH और NH2 समूह के ये बनता है। इसमें क्या करते हैं बच्चा पार्टी? हम लोग पानी उड़िया देते हैं। जैसे देखो, हम यहाँ पर एक बना के दिखाते हैं आप लोग को, बढ़िया से देखिएगा कि ये मान लो कि COOH है और इधर एक NH2 ग्रुप रहता है। ठीक है, कौन सा? NH2। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? पानी उड़ा देते हैं। यहाँ से OOH ले लिए और यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर के हम लोग उड़ा देंगे। तो यहाँ से क्या निकलता है बच्चा पार्टी? हम लोग यहाँ से पानी को निकालते हैं, H2O को निकाल लेते हैं। तो कोई पूछेगा पेप्टाइड बंध के थ्रू क्या निकलता है? तो जल निकल जाता है, वाटर। वाटर बाहर चला जाता है और बंध कैसा बन जाता है? COO। कौन सा बंध बनता है वो देख लो। बंध जो यहाँ पर बनता है बच्चा पार्टी, वो बन जाता है CONH। बात क्लियर है? CONH बंध बन जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। कौन सा बंध कहते हैं? पेप्टाइड बंध। बात समझ में आ गया क्या? इसी को हम लोग कौन सा बंध कहते हैं? पेप्टाइड। पेप्टाइड बंध कहते हैं। तो कोई पूछेगा कैसे बनता है रासायनिक रूप से, तो COOH और NH2 के बीच बनता है। और क्या निकलता है? पेप्टाइड बंध बनने के फलस्वरूप क्या निकलता है? तो बोलिएगा जल बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर आओ, हम इसको पढ़ते हैं। चलिए देखो, यहाँ पर लिखा गया है कि रासायनिक रूप से पेप्टाइड आबंध
COOH हम बता चुके हैं, COOH किसके किसके बीच में, COOH और NH2 समूह के मध्य बना एक आबंध होता है जो दो एक जैसे अथवा भिन्न एमिनो अम्ल, दो एक जैसे भी हो सकते हैं या अलग अलग एमिनो अम्ल के अणुओं के मध्य अभिक्रिया एक अणु के एमिनो समूह तथा दूसरे के कार्बोऑक्सिलिक, एक का एमिनो समूह ले लेगा और दूसरे का क्या ले लेगा, कार्बोऑक्सिलिक समूह के मध्य संयोग से होती है, जिसके फलस्वरूप एक जल का अणु मुक्त होता है। हम बताए ना कि पेप्टाइड बंध बनेगा तो एक जल का एक ही निकलेगा। देख लो जैसे COH और NH2 है तो एक मॉलिक्यूल जल निकला क्या, अरे बताओ यहाँ पर बात समझ में आ रहा है, एक एक अणु जल निकल जाएगा बाहर और COOH COONH बन जाएगा। अब यहाँ सुनो बच्चा पार्टी कि पेप्टाइड आबंध CONH बनता है, इसके फलस्वरूप जल निकलता है, जल अणु मुक्त होता है और CONH बन गया कि नहीं। देखो यहाँ जल निकलता है और CONH बन गया, इसी को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बंध कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आ जाइए आगे, ठीक है। जब दो गो के बीच कराएंगे बच्चा पार्टी तो डाई पेप्टाइड मिलेगा। दो एमिनो अम्ल के द्वारा जब ये बनाएंगे तो कौन सा मिलेगा, डाई पेप्टाइड मिलेगा। जैसे कि ग्लाइसिन, यहाँ पर मस्त उदाहरण समझाया गया, हम इसको मिटाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे बढ़िया से कैसे बनता है। आइए इधर ध्यान दीजिए कि एक हमने ग्लाइसिन लिया, ये जो है हमारा, ये क्या है, ये वाला पार्ट ग्लाइसिन है, और एक हमने लिया एलानिनिन, ये मेरा एलानिनिन है। जब R ग्रुप CH3 होता है तो एलानिनिन हो जाता है, और जब R ग्रुप H होता है तो ग्लाइसिन हो जाता है। यही तो हम पढ़ाए थे अगले क्लास में, बोले थे भी, याद भी कर लेने इसको, ठीक है। आइए अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि COOH, तो सुनो यहाँ से OH लेंगे और यहाँ से H, NH2 से H लेकर के यहाँ से देखो पानी का मॉलिक्यूल बाहर कर दिया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पानी का मॉलिक्यूल बाहर किया गया है। किसका मॉलिक्यूल बाहर किया गया है, पानी का मॉलिक्यूल बाहर कर गया है। तो यहाँ पर CONH बंध बन गया, जिसको हम कहेंगे पेप्टाइड बंध। कौन सा बंध कहते हैं बच्चा, पेप्टाइड बंध। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ये तो CH2 NH2 और ये एलानिनिन के बीच बना, तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा, ग्लाइसिल एलानिनिन, ग्लाएला, GLY और एला, ठीक है। इस तरह से हम लोग दिखा देते हैं किसको, जब हम पेप्टाइड बंध बनाते हैं तो, ठीक है। तो यही चीज़ है, ग्लाइसी एलानिनिन प्राप्त तो हो गया हमें। अब यहाँ से सुनो आगे, एमिनो अम्ल के होते हैं ना बहुलक, उसी के संरचना के बारे में तो पढ़ रहे हैं बच्चा पार्टी। अब यहाँ सुनिए बात को ध्यानपूर्वक कि यदि तीसरा एमिनो अम्ल डाइपेप्टाइड से यदि संयोग कर जाए, डाइपेप्टाइड से यदि तीसरा एमिनो अम्ल संयोग करता है तो उत्पाद क्या बन जाता है, ट्राइपेप्टाइड। क्या बनता है, ट्राइपेप्टाइड। एक ट्राइपेप्टाइड में कितने एमिनो अम्ल होगा, ट्राई मतलब 3, तो ट्राइपेप्टाइड कितने एमिनो अम्ल, तो 3। आगे बढ़िए, जो दो पेप्टाइड बंध द्वारा संयुक्त रहते हैं। पूछेगा ट्राइपेप्टाइड कितने बंध द्वारा संयुक्त रहेगा, तो क्या बोलिएगा, 2। ध्यान से मेरे साथ साथ बोलिए, ट्राइपेप्टाइड में कितने डाइपेप्टाइड बंध होते हैं, 2। डाइपेप्टाइड में 1, डाइपेप्टाइड में 1। चलिए याद हो गया। ट्राइपेप्टाइड में पूछ दे लगेगा कि यार ऑप्शन दे देगा, ट्राइपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बंध होते हैं, ऑप्शन A 1, ऑप्शन B इस तरह से दे दे बच्चा कि ट्राइपेप्टाइड में कितने होते हैं, तो A1 B2 C3 D4। क्या मारिएगा, तो कितना बच्चा को लगेगा, अरे ट्राइपेप्टाइड है, चलो भाई मार दो 3। नहीं बच्चा, 3 ट्राइपेप्टाइड का मतलब 3 एमिनो अम्ल होता है, और 2 को कौन सा बंध होता है, पेप्टाइड बंध कितने होते हैं, 2। इस प्रकार जब 4 करेगा, सुनो इधर, इस प्रकार जब बच्चा पार्टी, जब मेरा बच्चा पार्टी 4 करेगा, इस प्रकार जब 4, 5 अथवा 6 एमिनो अम्ल जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा तो टेट्रापेप्टाइड, 5 एमिनो अम्ल जुड़ेगा तो पेंटापेप्टाइड, और 6 को जुड़ेगा तो हेक्सापेप्टाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गया। और यदि एमिनो अम्ल की संख्या, नोटेड दिस पॉइंट मिलॉर्ड,
नोटेड दिस पॉइंट कि जब एमिनो अम्ल की संख्या 10 से अधिक होती है तो उत्पाद पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं। कब कहलाएंगे? जब 10 से अधिक होंगे। ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 से अधिक एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो अम्ल अवशेष होते हैं तथा जिनका द्रव्यमान 10,000 यू यानी एएमयू होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहलाता है। नोटेड दिस पॉइंट। मिलोड प्रोटीन का डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक हम रंग देते हैं कि जब एमिनो अम्ल की संख्या 10 से अधिक होती है तो उत्पाद क्या कहलाते हैं? पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया? एक पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 से अधिक अवशेष होते हैं, 100 से अधिक एमिनो अम्ल होगा और आणविक द्रव्यमान कितना होना चाहिए? 10,000 यू यानी यू एएमयू को ही कहते हैं, से अधिक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछेगा प्रोटीन क्या है तो बोलना है कि उसमें 100 से अधिक एमिनो अम्ल होना चाहिए। आणविक द्रव्यमान कितना होना चाहिए? आणविक द्रव्यमान 10,000 यू होना चाहिए और हम उसे क्या कह देंगे बच्चा पार्टी? प्रोटीन कह देंगे। क्लियर? आई होप कि आप प्रोटीन का डेफिनेशन यहाँ से समझ चुके हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड में यह विभेद अधिक सुस्पष्ट नहीं है। कम एमिनो अम्ल वाले पॉलीपेप्टाइड को भी प्रोटीन कहने की संभावना होती है यदि उनमें प्रोटीन जैसा सुस्पष्ट संरूपण हो, जैसा कि इंसुलिन में होता है। ठीक है, जिसमें 51 एमिनो अम्ल होते हैं। तो ध्यान रखना कि इंसुलिन में कितने एमिनो अम्ल होते हैं? तो 51 होते हैं, तब भी हम इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। ये चीज़ आप लोग अगर एग्जाम में आ गया प्रोटीन से आप क्या समझते हैं तो ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि एक कम वाले को भी हम प्रोटीन कह सकते हैं जैसा कि इंसुलिन है। आइए आगे बढ़ते हैं। आणविक आकृति के आधार पर, नोटेड दिस पॉइंट, आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीनों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला रेशेदार और दूसरा गोली का आकार प्रोटीन। ठीक है, रेशेदार और गोली का आकार प्रोटीन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं समांतर होती है तथा हाइड्रोजन एवं डाइसल्फाइड आबंधों द्वारा संयुक्त रहती है तो उसे रेशा सम यानी रेशे जैसी संरचना बनती है। इस प्रकार के प्रोटीन को सामान्यतः जल में क्या होता है? अविलय होता है। तो रेशेदार क्या होते हैं? रेशेदार प्रोटीन क्या होते हैं? जल में घुलता नहीं है, अविलय होते हैं जल में। ध्यान रखिएगा, जल में क्या होते हैं बच्चा पार्टी? अविलय। जल में घुलते नहीं हैं, ध्यान रखिएगा, अविलय होते हैं, जल में ये नहीं घुल सकता है। आगे बढ़ें, अगला चीज आ जाइए कि कुछ सामान्य उदाहरण क्या क्या है? केरेटिन, नोटेड दिस, ये याद रखिएगा कि बाल में कौन सी पाया जाता है? केरेटिन। कुछ सामान्य उदाहरण है केरेटिन, जैसे बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित होता है। बाल में कौन सा होता है? केरेटिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। नोटेड दिस पॉइंट। मायोसिन कहाँ पाया जाता है? मांसपेशियों में उपस्थित होता है। बाल, ऊन तथा रेशम में कौन सा उपस्थित होता है? केरेटिन। बाल, ऊन तथा रेशम में कौन सा उपस्थित होता है? केरेटिन। ध्यान रखिएगा, बाल, ऊन और क्या है? रेशम, इसमें कौन सा होता है? इस तीनों में होता है केरेटिन। रफ पेज पर लिखते चलिए, केवल ऐसे ही वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। और उसके बाद मांसपेशियों में कौन सा होता है बच्चा? मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मांसपेशियों में मायोसिन। कौन सा पाया जाता है? मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? नोटेड। 5 स्टार पॉइंट फॉर ऑब्जेक्टिव कि बाल में कौन सा पाया जाता है? तो केरेटिन। मांसपेशियों में कौन सा पाया जाता है? तो ये मायोसिन। अगला आ गया गोलिकाकार प्रोटीन। ये क्या होता है गोलिकाकार? कि जब पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं कुंडली बनाकर गोलाकृति प्राप्त कर लेती है तो ऐसी संरचनाएं प्राप्त होती है। ये सामान्यतः जल में क्या होते हैं? विलय होती हैं। जल में विलय होते हैं तो गोलिकाकार जल में विलय होगा और रेशेदार नहीं होगा, रेशेदार वाला नहीं होगा, ये जल में विलय होगा। ऑप्शन क्या है? इंसुलिन हो जाएगा बच्चा, ध्यान रखना। इंसुलिन तथा एल्बुमिन इनके सामान्य उदाहरण हैं। ठीक है,
अब प्रोटीन की संरचना आकृति के आधार पर 4 स्तरों में बांटा गया। ये हम लोग कल की क्लास में लेंगे। तो आज तक यहीं रखते हैं। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और बातें पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है और थोड़ा सा समझने वाला है, तो समझ के आप लोग इसी वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, मचाते रहिए, फोड़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और इस बार अच्छा मार्क्स ला करके हमें दिखाना है। तो बायोमॉलिक्यूल्स जैसे चैप्टर को इसी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।